हर क्लास जो आप कंप्लीट करते हैं वो एक स्टेप होता है आपके सिलेक्शन की तरफ। सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल डी ट्रिपल एस बी फैक्ट्री। आप सभी को पता है कि हम अलजेब्रा शुरू किए हुए हैं जिसमें हम फंक्शंस कर रहे हैं। मैं एक बार सिलेबस दिखा देता हूं ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए कि हम क्या कर चुके हैं और हम क्या करने वाले हैं आज की क्लास में। सो देखो, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस हम कर चुके हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के साथ ही करेंगे। इक्विवेलेंस रिलेशन एंड फंक्शन ये वाली यूनिट हम शुरू कर चुके हैं जिसमें इक्विवेलेंस रिलेशन और हम कंप्लीट कर चुके हैं, और फंक्शंस, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, इनवर्टिबिलिटी एंड इनवर्स ऑफ फंक्शन, ये टॉपिक हमारा चल रहा है। ठीक है, इसको हम फटाफट कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि फंक्शन टॉपिक जो ऐसा है कि कंप्लीट मैथमेटिक्स का बेस है ये फंक्शन टॉपिक। तो इसको हमको अच्छे से टाइम देना पड़ेगा और अच्छे से इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। और देखो दोस्त कि YouTube पर ये क्लास चल रही है, YouTube पर फ्री, जो कि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं सिर्फ पेड बैच में भी डाल सकता था, बट YouTube पर फ्री चल रही है। तो आप भी मुझे अगर सपोर्ट करते रहोगे, दोस्तों तक शेयर करते रहोगे जो टीजीटी मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, तो YouTube पर क्लास बंद नहीं होगी। जब तक मेरा पेड कोर्स चलेगा YouTube पर भी क्लास ऐसे ही चलती रहेंगी। और जो बच्चे ये शिकायत कर रहे हैं कि सर आप तो पेड कोर्स ले आए हो, पेड कोर्स में सिर्फ एक क्लास होती है और YouTube पर ज्यादातर दो दो क्लास होती है। कोई इक्का दुक्का दिन ही ऐसा जाता है जब एक क्लास हुई। सो मेरी इस बात को ध्यान रखना, ये मत सोचो कि पेड क्लास में सर अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। पेड बैच वालों को जो YouTube पर चल रहा है वो YouTube से ही करना है। ये नहीं है कि पेड बैच वालों के लिए मैं पेड बैच में अलग से करवाऊंगा। इज इट क्लियर? सो कोई भी इस वहम में ना रहे। बस पेड बैच में इतना फायदा है कि जहां आपको 6-7 महीने लगेंगे, पेड बैच में जल्दी काम हो जाएगा। ठीक, आपकी तरफ जो है अप्लाइड मैथमेटिक्स चल रहा है और उस तरफ जो है प्योर मैथमेटिक्स चल रहा है। अप्लाइड मैथमेटिक्स यूट्यूब पर ही होगा कंप्लीट, ठीक है, और प्योर मैथमेटिक्स जो वो बैच में होगा। तो जिसको भी बैच में इनरोल होना है तो 7988866039, मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा इस नंबर को। ठीक है, इज इट क्लियर? तो आप वहां से जिसको भी कांटेक्ट करना हो व्हाट्सएप पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हम फंक्शंस पर पहुंच गए थे, मेन टाइप्स ऑफ फंक्शंस एंड देयर डोमेन एंड रेंज, इस टॉपिक पर पहुंच गए थे। तो सबसे पहला टाइप ऑफ फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट का मतलब होता है कि वो कांस्टेंट रहे जो वो है। ठीक है, इस फंक्शन में मैं कोई भी वैल्यू डालूं ये कांस्टेंट ही रहे, मतलब के ही देगा वैल्यू। चाहे मैं इसके अंदर 1 डालूं तो भी के वैल्यू आएगी, 2 डालूं तो भी के वैल्यू आएगी, -1 डालूं तो भी के वैल्यू देगा। तो इसका मतलब है ये फंक्शन कांस्टेंट है। और हम एफ एक्स को किसके इक्वल लिखते हैं? वाई के इक्वल लिखते हैं, मतलब वाई बराबर एफ एक्स होता है। और वाई बराबर एफ एक्स और एफ एक्स बराबर के, मतलब वाई बराबर के का ग्राफ आपको बनाना है। तो वाई इज इक्वल टू के का ग्राफ एक सिंपल लाइन बनती है एक्स एक्सिस के ओरिजेंटल। ठीक है, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू के, या बोलो वाई इज इक्वल टू के। क्लियर? पैरेलल लाइन बनती है एक्स एक्सिस के। ठीक है, ये एग्जांपल था कि f1 की भी वैल्यू के देगा, f-1 की भी वैल्यू के देगा, f2 की वैल्यू भी के देगा, f-2 की वैल्यू भी के देगा। ठीक है, अब इसका डोमेन और रेंज निकालना सीखो। देखो डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। डोमेन होती है जो ग्राफ में एक्स एक्सिस की वैल्यू हम पुट कर करके देखते हैं, जिनके लिए फंक्शन डिफाइंड हो। तो हम एक्स एक्सिस की कोई भी वैल्यू पुट कर लें, सबके लिए वैल्यू के दे रहा, मतलब फंक्शन सबके लिए डिफाइंड है। तो पूरा डोमेन जो हो जाएगा, पूरा -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ये लाइन हो जाएगी। एक्स एक्सिस देता है डोमेन को और वाई एक्सिस हमें रेंज बता के जाती है। आई बात? क्योंकि ये जो वैल्यू है ये वाई की वैल्यू है, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स था ना, तो ये जो वैल्यू है वाई की वैल्यू है, और यही जो वैल्यू निकल के आई है इन्हीं से तो रेंज बनती है। आगे बात समझ में? तो इसमें तो और कुछ निकल के ही नहीं आया, बस के पर मैप हो रहे हैं सब। 1 भी के पर मैप हुआ, -1 भी के पर मैप हुआ, 2 भी, -2 भी, सब के पर ही मैप हो रहे हैं। तो इसकी रेंज में एक ही एलिमेंट आएगा के, और ये रेंज जो है ये सेट में लिखी जाती है। पहले कांस्टेंट फंक्शन क्लियर हुआ। अब एक बात सुनो मेरी ध्यान से, अगर कोई आपसे पूछ ले कि फंक्शंस को आप एक वर्ड में डिफाइन करो, फंक्शंस क्या होता है, तो अगर कोई ऐसा बोल दे आपको तो उसको सिंपली बोल देना कि फंक्शन इज अ मशीन। फंक्शन क्या होता है? मशीन होता है। जैसे मशीन में हम कुछ रॉ मटेरियल डालते हैं और वो जिस भी चीज की मशीन होगी, जो भी उस मशीन का फंक्शन होगा, वो उसे बना के और हमें प्रोडक्ट दे देगी। तो वही काम इसमें होता है कि हम फंक्शन में कुछ वैल्यू डालते हैं और ये जो जैसा भी फंक्शन होगा ये हमें वैल्यू निकाल के दे देगा। इज इट क्लियर? समझ में आई बात? तो ऐसे ही अगर किसी को कोई आपसे पूछ ले इंटरव्यू में या कहीं भी कि फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन इज अ मशीन,
वन लाइन डेफिनेशन। इज इट क्लियर? और वैसी डेफिनेशन तो हम करके आ ही चुके हैं कि जो रिलेशन फंक्शन, जो मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेशन फंक्शन शुरू में आपको डेफिनेशन बताई थी फंक्शन की, वो हम करके आ ही चुके हैं। ठीक है, जो बताई थी कि एनी रिलेशन इज अ फंक्शन इफ इट हैज यूनिक इमेज, है ना, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज यूनिक इमेज इन कोडोमेन। सो वो आपको पता ही है, एक इमेज होनी चाहिए, कोई भी एक एलिमेंट दो जगह नहीं जाना चाहिए। तो आई होप कांस्टेंट फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब जितनी टाइप के मेन टाइप के जो फंक्शन है ना, जैसे कांस्टेंट फंक्शन किया, ऐसे ही दूसरे टाइप का फंक्शन आएगा, इनको करते जाएंगे। आ रही है मेरी बात समझ में? काजल, बात समझ में आई? हाँ जी सर आ रही है, कांस्टेंट फंक्शन एकदम क्लियर है, वेरी गुड भाई। अब देखो क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन मुझे कौन करके दिखाएंगे? पीयूष मिश्रा करके दिखाएंगे इस क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन है सर? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ represents the function fx is equal to x upon x। सर x upon x तो 1 ही ना लिख लो। नहीं भाई, ऐसे नहीं काट सकते इसको, क्योंकि x upon x का ग्राफ अलग आएगा, fx is equal to 1 का ग्राफ अलग आएगा। क्योंकि जब हम इसमें जीरो पुट करेंगे तो जीरो पर ये ग्राफ नॉट डिफाइंड नहीं हो जाएगा, और अगर fx is equal to 1 होगा वो तो हर जगह डिफाइंड होगा, उसकी तो fx is equal to 1 की तो सिंपल लाइन आएगी पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, तो बच्चे क्या गलती कर देते हैं, इसको इससे काट देते हैं और ग्राफ ये बता देते हैं कि ये होगा, क्योंकि x से x काट देते हैं और कहते हैं सिंपल ये होगा। नहीं, इसका ग्राफ सी ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि देखो जीरो पे ये फंक्शन नॉट डिफाइंड होता, तो इसलिए इसने स्पेशली बोल भी रखा है x इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि जीरो पर ये ग्राफ नॉट डिफाइंड होगा, जीरो बाई जीरो फॉर्म आ जाएगी ना, तो इसलिए इसका ग्राफ नेगेटिव वैल्यू कुछ भी पुट करो आंसर आएगा, पॉजिटिव वैल्यू कुछ भी पुट करो आंसर आएगा, और वो आंसर आएगा 1। लेकिन जीरो पर ये नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि जीरो पे ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इसको कैसे लिखेंगे सर फिर फाइनली बता दो। देखो भाई, fx is equal to 1 if x is नॉन जीरो, नॉट डिफाइंड if x is equal to 0, ये निकल के आ गई इस फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, ये सिंपल ये नहीं है कि जैसे आप इसको काट दोगे तो सिंपल आपने इतने इतने की बात की कि 1 when x is not equal to 0, इतने की बात की आपने। ठीक है, बट जीरो हुआ उसकी भी तो बात करो, अगर ये x जीरो हो गया तो जीरो हो गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? सो इसका ग्राफ, इस फंक्शन का ग्राफ ये होगा, ना कि ये। क्लियर? अब आ जाइए आइडेंटिटी फंक्शन। अब आइडेंटिटी फंक्शन समझो, बिल्कुल देसी भाषा में बताऊंगा। आइडेंटिटी फंक्शन वो होता है उसके अंदर कुछ भी डालो, उस मशीन के अंदर कुछ भी डालो, वो वही का वही वापस दे देती है। जैसे मैंने इसके अंदर 1 डाला तो ये 1 ही लौटा देगी, 2 डाला x की वैल्यू 2 तो फिर 2 ही दे देगी। तो इसका मतलब अगर x की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो y की वैल्यू में दोबारा 1 मिल जा रही है, 2 ले रहे हैं तो दोबारा 2 मिल जा रही है, क्योंकि y बराबर fx होता है ना, तो ये वैल्यू y की आएगी। आई बात समझ में? क्योंकि fx को हम y के इक्वल मानते हैं। ठीक, और x को मैं अगर 1 पुट कर रहा हूं तो ये फंक्शन 1 ही लौटा देगा, इसका मतलब y की वैल्यू 1 है। x की वैल्यू अगर मैं 2 डालता हूं तो ये 2 ही वापस निकाल देगा, तो 2 है, तो y की वैल्यू कितनी है? 2। तो 1 1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू भी 1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू भी 2, तो 1 1 पॉइंट प्लॉट करो, 2 2 पॉइंट प्लॉट करो, -1 पॉइंट प्लॉट करो, -2 पॉइंट प्लॉट करो, तो इस आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ निकल के आता है ये लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। क्या होगा? लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब इसमें सर ये बताओ, मेन बात आप जो पूछते हो कि डोमेन और रेंज क्या होंगे, और इस सवाल का हमें जवाब देंगी रूबी वर्मा। रूबी, मुझे ये बताओ भाई कि डोमेन क्या होगी इस फंक्शन में। सर देखो कितना आसान है, आपने अभी भी बताया है कि डोमेन वो होती है जो एक्स एक्सिस पर हम पॉइंट पुट करते हैं इस फंक्शन के अंदर, जिन पे फंक्शन डिफाइंड हो। तो इसके अंदर एक्स एक्सिस का कोई भी पॉइंट पुट कर सकते हैं हम, 0 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3, हर एक के लिए वैल्यू वही आ जाती है, तो हर एक पे फंक्शन डिफाइंड है, तो डोमेन होगा इसकी पूरी रियल लाइन, ऑल रियल नंबर्स। आगे बात समझ में? और जैसे ऑल रियल नंबर्स हैं, ठीक है, तो y की वैल्यू भी जो रियल नंबर हम पुट करते जाने तो रियल नंबर ही निकल के आ रही है, तो y की वैल्यू भी पूरी रियल लाइन आ गई। सो रेंज भी क्या होगी? पूरी रियल लाइन। सर आपने ही तो बताया था कि जो रेंज होगी उसको हम y एक्सिस से देखेंगे ग्राफ में, तो रेंज होती है जो वैल्यू निकल के आ रही है, तो 1 डाला तो 1 निकल के आई, 2 डाला तो 2 निकल के आई, 3 डाला तो 3 निकल के आई, तो ये भी तो पूरे रियल नंबर मिल जाएंगे हमें, रेंज भी तो पूरी रियल लाइन मिल जाएगी। तो वो रेंज को हम y एक्सिस से डिनोट करते हैं, जो y एक्सिस पे हमें पॉइंट मिलते हैं। ठीक है, तो इज इट क्लियर? अगर मैंने 1 लिया तो y 1, 2 लिया तो यहां पर ये इस पॉइंट पर अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू भी 2 होगी, तो ये होगी y की वैल्यू 2, तो मतलब पूरी रियल लाइन ये वाली भी मुझे पूरी y एक्सिस वाली पूरी लाइन मिल जाएगी। तो रेंज होगी r और डोमेन भी होगा पूरा रियल नंबर। आई होप आइडेंटिटी फंक्शन अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।
देखो कोई भी ये सोचे कि सर हमें बच्चे की तरह बिल्कुल लो करके एक एक पॉइंट समझाएंगे, तो ऐसा नहीं है। अब आप ग्रेजुएशन का कंटेंट पढ़ रहे हो और आपको थोड़ा सा स्पीड में चलना ही पड़ेगा दोस्त, कि अगर धीरे धीरे चलोगे तो पीछे रह जाओगे। ठीक है, आपको अपनी थोड़ी स्पीड बढ़ानी ही पड़ेगी। अगर कोई ऐसा बच्चा है कि जो ये सोच रहा हो कि बिल्कुल एक एक पॉइंट पे हम इतना इतना टाइम लगाएं, तो ये मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि याद रखना धीरे चलने वाले पीछे रह जाते हैं। आज के टाइम में इतना कंपटीशन है कि आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी और आप कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके अंदर कैपेबिलिटी ना हो, हर एक बच्चे के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो कर सकता है। ठीक है, और आपको करना ही है। तो चलिए आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस x प्लस वाई इज इक्वल टू पी। मुझे क्या करना है, जो ये मेरी लाइन है ना x प्लस वाई इज इक्वल टू पी, इस लाइन के मिड पॉइंट से जो लोकस बनेगा उसकी हमें इक्वेशन बतानी है। दोबारा सुनो क्वेश्चन। द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस x प्लस वाई इज इक्वल टू पी। ये p क्या है और x प्लस वाई इज इक्वल टू p की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो मैं p पे इसको डिफाइन करता हूं। अगर मान लो x प्लस वाई की इज इक्वल टू p की लाइन बनेगी तो इस तरह से बनेगी, क्योंकि x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 की लाइन बना के देखो ऐसी ही बनती है। ठीक है, तो मैंने इसको p पे प्लॉट कर लिया। अगर 1 होता तो 0,1 और 1,0 ये लाइन बनती। अब p है तो 0,p, p,0 ये लाइन बन जाएगी। आई बात समझ में? और हमें इस लाइन का क्या लेना है, मिड पॉइंट लेना है। तो मिड पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट मैंने बता रखा है कि अगर, या मतलब ये तो छोटी सी बात है भाई, मिड पॉइंट निकालना ये तो आप बचपन में सीखते ही हो कि अगर दो कोऑर्डिनेट गिवन है तो उनका मिड पॉइंट क्या होगा। लो, नहीं मान रहे ना, लो a कोमा बी और ये है c कोमा डी, ये दो पॉइंट है इस लाइन ए बी के। इज इट क्लियर? और इसका मुझे निकालना मिड पॉइंट, तो ये हो जाएगा a प्लस जो x कोऑर्डिनेट a प्लस c बाय 2 और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा b प्लस डी बाय 2, b प्लस डी बाय 2। बस इतनी सी बात थी, आ गया समझ में? तो ये हो जाएगा मिड पॉइंट। अब यहां पे मिड पॉइंट क्या होगा, बोलो फटाफट, कौन बताएगा? जल्दी जल्दी बताओ, मिड पॉइंट क्या होगा? शगुन बताएंगी कि अगर 0, p और p,0 है तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा। देखो सर, 0 प्लस p बाई 2 यानी कि p बाई 2 और p प्लस 0 बाई 2 यानी कि p बाई 2, तो इसका मिड पॉइंट हो जाएगा p बाई 2, p बाई 2। अब p की जगह 0,1, 1,0 ये हो, या 0,2, 2,0 वो लाइन हो, या 0,3, 3,0 वो लाइन हो, तो उन सब का जो मिड पॉइंट होगा, ये जनरल लाइन बना ली मैंने। ठीक है, तो उन सब का मिड पॉइंट ऐसे ही आएगा, जैसे p की वैल्यू जब 2 होगी तो 2/2, 2/2 यानी कि 1,1। जब p की वैल्यू 4 होगी तो 4/2, 4/2 यानी कि कोऑर्डिनेट आ जाएगा 2,2, तो 2,2 लिख लिया। जब -2 होगी तो -1, -1। जब -4 होगी p की वैल्यू तो -4/2, -4/2, -2, -2। अब इस लाइन को ज्वाइन करो। इस लाइन की इक्वेशन आपको बतानी थी जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके आती है। तो यही तो बोल रहा था कि लोकस ऑफ मिड पॉइंट बताओ ऑफ द लाइन सेगमेंट बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस x प्लस वाई इज इक्वल टू पी। सर कितनी आसान है ये लाइन की, तो हम वैसे ही बता देंगे कि 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 इस लाइन की इक्वेशन y बराबर x होती है। कितना आसान है। और सर अगर आप निकलवाना भी चाहो कि कैसे निकली है तो वो भी हमें पता है। लाइन की इक्वेशन होती है, पहले तो स्लोप निकालो इस लाइन का क्या है, कोई भी दो पॉइंट ले लो, स्लोप होती है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो दो में से एक गया 1 और x2 माइनस x1 यानी कि दो में से एक गया 1, तो स्लोप की वैल्यू आ गई 1। अब लाइन की इक्वेशन होती है y माइनस वाई नोट इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नोट। तो y माइनस वाई नोट मैंने लिया 1, तो y माइनस 1, m की वैल्यू 1 आई थी, 1 पुट करो, और x माइनस एक्स नोट यानी कि x माइनस 1 है ना, क्योंकि x नोट y नोट मैंने 1 1 मानने हैं। इज इट क्लियर? सोल्व करोगे y इज इक्वल टू x आ जाएगा। तो इस लाइन की इक्वेशन पूछी थी, y इज इक्वल टू x इज द आंसर। तो इस तरह से वो लोकस पूछ सकता है आपसे, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी। आराम से समझना, एक बार बैठ के ठंडे दिमाग से आराम से समझ में आएगा। अगली पे आ जाओ, अब पॉलिनोमियल फंक्शन। अब दो तरह के फंक्शन हम कर चुके हैं, एक तो कांस्टेंट फंक्शन, एक आइडेंटिटी फंक्शन, और दोनों की डोमेन रेंज हम बता चुके हैं। अब तीसरे पे बारी आती है पॉलिनोमियल फंक्शन की। सर ऐसी इक्वेशन तो ना आप वहां पर करवा के आए थे थ्योरी ऑफ इक्वेशन में, जब उसको शुरू किया, बिल्कुल भाई वही है, सेम वही है ना। वहां पर तो हमने ऐसे लिया था a नोट x की पावर n, a1 x की पावर n, x की पावर n माइनस 1, a2 x की पावर x की पावर n माइनस 2, इस तरह से लिया था। तो कॉन्स्टेंट ही तो है, वहां पर भी मैं बताया था कि
ए एन ले लो या ए नोट से शुरू कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्स्टेंट है ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू। ठीक है, तो यहां पर इसने क्या किया, ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन, ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू, ए वन एक्स प्लस ए नोट, ये फंक्शन दे दिया। तो ये जो फंक्शन है, इसी फंक्शन को हम पोलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं। और अगर इस पोलिनोमियल फंक्शन को इक्वल टू 0 पुट कर दे तो उसको हम बोलते हैं पोलिनोमियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं भाई, पोलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, स्पिरिचुअल सोल हमें जवाब देंगी कि अगर n इज इक्वल टू 3 पुट कर दूं इसमें, तो उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे। सर कितना आसान है, अगर 3 पुट कर दोगे तो डिग्री 3 हो जाएगी, तो उसको हम बोलेंगे क्यूबिक फंक्शन। और क्यूबिक फंक्शन क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू a3x की पावर 3 प्लस a2x का स्क्वायर प्लस a1x प्लस a नोट। देखो कितना आसान है, इसी को हम क्यूबिक फंक्शन बोलेंगे। अगर मैं 0 के इक्वल पुट कर दूं तो राशि मित्तल मुझे ये बताओ, अगर 0 के इक्वल पुट कर दूं तो फिर इसको हम क्यूबिक फंक्शन ना बोल के क्या बोलेंगे। सर कितना आसान, देखो क्यूबिक फंक्शन ना बोल के हम क्यूबिक इक्वेशन बोल देंगे, है ना, क्योंकि बराबर 0 पुट कर देते हैं तो वो इक्वेशन हो जाती है। शाबाश भाई, बिल्कुल सही बताया आपने। नेक्स्ट आ जाइए, अगर n इज इक्वल टू 2 पुट करूंगा तो क्या होगा विहान, क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्या होगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन। और क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या आ जाएगा, a2x स्क्वायर, क्योंकि n को 2 पुट करना है, a2x स्क्वायर प्लस a1x प्लस a नोट। और अगर इसको 0 के इक्वल पुट कर दूं तो ये इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे लीनियर फंक्शन, मतलब लीनियर है तो मतलब डिग्री 1 होगी, तो n की वैल्यू 1 पुट करो, फिर बनेगा ये a1x प्लस a नोट। कितना आसान है, क्यूबिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, लीनियर फंक्शन। अब आ जाइए मेन बात कि जो पोलिनोमियल फंक्शन अगर गिवन हो तो उसकी डोमेन और रेंज हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो बहुत आसान है, जब ओड डिग्री की पोलिनोमियल हो तो उसके लिए आपको एक्स क्यूब का ग्राफ ध्यान रखना है, और जो इवन डिग्री की पोलिनोमियल हो उसके लिए आपको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ध्यान रखना है, या बोलो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ध्यान रखना है। सर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो है ना, कितना आसान है, आपने बताया हुआ पैराबोला बनता है, और जिसका स्क्वायर हो उस पे पैराबोला टिकता है, उस एक्सिस पे। ठीक है, जैसे ये y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो मतलब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो जिसका स्क्वायर हो उस एक्सिस पे पैराबोला टिकता है। और जैसे y है और y पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव की तरफ खुलेगा, अगर y नेगेटिव होता इधर तो वो नेगेटिव की तरफ, नीचे की तरफ खुलता, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव y एक्सिस है और नीचे नेगेटिव y एक्सिस है। ये बात हम बता के आ चुके हैं, तो YouTube की क्लास जिसने भी पहले वाली ना देखी हो तो साइड बाय साइड उनको भी करते रहिए भाई, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, हर एक चीज मैथमेटिक्स में लास्ट में जुड़ती चली जाती है। ठीक, एक टॉपिक को दूसरा टॉपिक सपोर्ट करता है। ठीक है, तो मैंने 2 बात बताई हैं, एक्स क्यूब का ग्राफ ध्यान रखना है और एक्स स्क्वायर का ग्राफ ध्यान रखना है। एक्स क्यूब क्योंकि पावर ओड है, इसकी डिग्री ओड है, तो ये ओड वाली जितनी भी चीज होंगी ना सबको बता देगा, सबके बारे में यही ग्राफ से आपको पता चल जाएगा। और अगर इवन डिग्री है तो उसमें उसके लिए आपको एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ ध्यान रखना है। अब एक पॉइंट टू बी नोटेड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखना कितनी क्लैरिटी आपको फंक्शन टॉपिक में आती चली जाएगी, कितना आसान है बहुत। फर्स्ट पॉइंट देखो, अगर एफ एक्स मेरा पोलिनोमियल है ओड डिग्री का, तो उसमें एक बात गांठ बांध लो कि अगर ओड डिग्री का पोलिनोमियल है ना तो डोमेन और रेंज फिक्स है, चाहे कोई भी पोलिनोमियल आ जाए ओड डिग्री का, डोमेन और रेंज फिक्स है, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी या बोलो पूरा रियल नंबर, और रेंज भी फिक्स है, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी और रियल नंबर। बस डिग्री ओड होनी चाहिए, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 दे देगा और बोलेगा डोमेन रेंज बताओ, तो ओड डिग्री है तो डिग्री ओड है तो डोमेन और रेंज फिक्स, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, इंफिनिटी टू इंफिनिटी, याद रखना। अगर मैं और देखो इसको ऐसा कर दूं, x की पावर 5 प्लस 2x कर दूं, ओड डिग्री है, ओड डिग्री है तो डोमेन और रेंज फिक्स, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, इंफिनिटी टू इंफिनिटी। सर ऐसे मत रटवाओ, एक बार ग्राफ से भी समझा दो ताकि हमें याद रह जाए जो आपने ये ग्राफ लो भाई, क्या दिक्कत है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ यानी कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ इस तरह से बनता है, इस तरह से बनता है, इस तरह से बनता है। ठीक है, याद रखना इस चीज को। अब जैसे जैसे मैं y इसके अंदर x की कुछ भी वैल्यू पुट कर लूं, 1 तो 1 का क्यूब, 2 तो 2 का क्यूब, 3 तो 3 का क्यूब, तो मतलब मैं कुछ भी वैल्यू पुट कर सकता हूं इस पूरी रियल लाइन की, x की कुछ भी वैल्यू पुट कर सकता हूं, तो पूरी रियल लाइन पे पॉइंट होते हैं माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी या पूरा रियल नंबर ऐसे बोलो। तो डोमेन हमें x एक्सिस बता के जाती है कि x इसके अंदर एफ एक्स के अंदर हम x की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हैं, तो डोमेन आ गई माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। अब जो वैल्यू निकल कर आती है वो सारी वैल्यू होती है y एक्सिस की, y एक्सिस के पॉइंट होते हैं। तो निकल के भी देखो, यहाँ पे x मैंने ये पुट किया तो y की वैल्यू निकल के आई ये, यहाँ पे वैल्यू ये पुट की x की तो y की वैल्यू ये निकल के आई ये पुट की तो ये निकल के आई। तो इसी तरह से यहां पर भी मुझे y की सारी वैल्यूज मिल जाएंगी,
इधर से x ये पुट करेंगे तो y की वैल्यू ये, x ये पुट किया तो ये पुट किया तो ये पुट किया तो ये, ऐसे आगे तक ये ग्राफ चलता जाएगा और ऐसे मुझे y की भी सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। x पुट करते जाएंगे, y की वैल्यूज मिलती जाएंगी। अच्छा मेरे को ये बात बताओ समझ में आई या नहीं? समझ में आ गई सर? क्योंकि देखो यही तो होती है y की वैल्यू, y बराबर में fx, 1 पुट करूंगा तो 1 का क्यूब 1 मिल गया y की वैल्यू, है ना, y इज इक्वल टू fx है क्योंकि ये 2 पुट किया तो 2 का क्यूब 8 मिल गया। ऐसे ही पुट करते जाएंगे, अंडर रूट 3 पुट कर दो, क्यूब रूट ऑफ 3 पुट कर दो, क्यूब रूट ऑफ 3, क्योंकि इस लाइन पे रैशनल और इरेशनल सभी पॉइंट होते हैं, तो क्यूब रूट ऑफ 3 का क्यूब करूंगा तो 3 मिल जाएगा। ऐसे ही y की सारी वैल्यूज मिल जाएंगी, तो इसलिए इसका डोमेन और रेंज माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी या बोलो रियल नंबर होता है। बट इवन डिग्री में ऐसा नहीं है। इवन डिग्री में आप x की तो वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो, मतलब x एक्सिस का कोई भी पॉइंट पुट कर लो इसके अंदर, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के अंदर x की वैल्यू कोई भी पुट कर लो, जैसे 1 पुट किया 1 का स्क्वायर, 2 पुट किया 2 का स्क्वायर, 3 पुट किया 3 का स्क्वायर, कोई भी वैल्यू पुट कर लो, सारी वैल्यू वैलिड है, किसी पे नोट डिफाइंड नहीं बन रहा, तो इसलिए डोमेन हो गया पूरा माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी और रियल नंबर। बट रेंज यहां पर फिक्स नहीं है, जैसा ग्राफ बनेगा वैसी ही रेंज बनेगी। अब इसका fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की रेंज क्या है, देखो 0 इसके अंदर इंक्लूडेड है और ऊपर इंफिनिटी तक आ रही है y की, है ना, ऊपर इंफिनिटी तक, मतलब ऊपर ऊपर ग्राफ बन रहा है, नीचे ग्राफ है ही नहीं, तो इसका मतलब y की जो वैल्यू है वो ऊपर ऊपर रहेंगी। तो क्लोज्ड 0 टू इंफिनिटी मतलब रेंज क्लोज्ड 0 टू इंफिनिटी इस ग्राफ की है, कोई दूसरा ग्राफ होएगा इवन फंक्शन का तो वहां पर रेंज बदल जाएगी, बट ओड डिग्री में फिक्स है, डोमेन भी माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, रेंज भी माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। मैं पूछूंगा और उसी बच्चे को जवाब देना होगा आगे, तो इसलिए इस चीज को पक्की गांठ बांध लो, बिल्कुल याद कर लो, ये ओड डिग्री में फिक्स, इवन डिग्री में सिर्फ डोमेन फिक्स है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, रेंज अकॉर्डिंग टू द ग्राफ हम बताएंगे। तो सर एक तो ये हो गया, और बताओ कैसे, और दूसरा ग्राफ का एग्जांपल लेके बताओ, ठीक है अभी बता देते हैं। देखो भाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 है ना, तो ये इवन डिग्री की पोलिनोमियल है, इवन डिग्री है ना, इसकी पावर 2 है क्योंकि, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो इसका ग्राफ हमें मेन है 0 पे चेक करना होता है कि 0 पे इसकी x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू क्या आएगी, तो x इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू -2 आएगी, मतलब इसका जो ओरिजिन पे जो पॉइंट है वो है 0, -2, मतलब ये पैराबोला यहां से होके ऊपर जा रहा है, ठीक। तो फटाफट मुझे बताओ x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं इसके अंदर, हर एक के लिए फंक्शन डिफाइंड है, किसी के लिए फंक्शन नॉट डिफाइंड नहीं है, तो इसीलिए इसका डोमेन तो हो गया पूरा माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, ठीक है। और रेंज क्या हो जाएगा, अब ग्राफ जो y की एक्सिस के देखो ऊपर ऊपर कहां से ऊपर ऊपर ग्राफ है, -2 से लेकर ऊपर प्लस इंफिनिटी तक पूरा ग्राफ है, क्लियर, तो इसकी रेंज होगी -2 टू इंफिनिटी। आगे बात समझ में, धीरे धीरे और करते जाओगे और मजा आता जाएगा, आपको सारी चीज समझ में आती जाएंगी। अब यहां आ जाओ, देखो 3x की पावर 6 - 5 है ये fx इज इक्वल टू, तो 6 इवन होता है तो ये इवन डिग्री की पोलिनोमियल है, और इसकी हमें रेंज बतानी है क्योंकि डोमेन तो वही माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी होगी, रेंज निकालनी है, तो इसका 0 पे पॉइंट निकालो पहले क्या है, तो x 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, ये 0 हो जाएगा -5, तो f0 की वैल्यू आई -5, यानी कि y की वैल्यू आ गई -5, तो रेंज हो जाएगा -5 टू इंफिनिटी, जैसे इसमें ग्राफ बना था तो -5 से उल्टा जाएगा ऐसे, तो ये रेंज हो जाएगी -5 टू इंफिनिटी। आगे बात समझ में, चलो अब इसका मुझे कौन बताएगा, फटाफट फटाफट बताओ कौन बताएगा, अंजलि डबास, सर मैं बताऊंगी, ठीक है बताओ, मैं कब कह रहा हूं मत बताओ, ठीक है, जो बच्चा सबसे पहले बोलेगा मैं बताऊंगा उसी को हम मौका देंगे। तो अब अंजलि ने कह तो दिया, अब बताओ अंजलि इसकी डोमेन और रेंज क्या होगी। सर इसकी डोमेन ये होगी कि 3x की पावर 5 - 5 है, तो क्योंकि इसकी डिग्री ओड है, तो ओड में तो दोनों के दोनों फिक्स बताए थे, तो क्या होगा बताओ, तो फिक्स बताए थे तो आपने कहा था डोमेन भी फिक्स है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी और रेंज भी फिक्स है माइनस टू इंफिनिटी टू इंफिनिटी, ओड डिग्री का कोई भी पोलिनोमियल हो उसकी डोमेन और रेंज फिक्स है, तो देख लो रेंज होगी माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, क्योंकि ओड पावर में हमेशा रेंज माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ही रहेगी, चाहे वो कोई भी पोलिनोमियल दे दे ओड डिग्री का, उसकी रेंज यही रहेगी, और डोमेन तो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी पोलिनोमियल में होता ही है जब तक नॉट डिफाइंड ना बने। आगे बात समझ में, हाँ सर आ गई। फोर्थ पे आ जाओ, अब 3 चीजें हम पढ़ चुके हैं भाई, कांस्टेंट फंक्शन पढ़ चुके हैं, आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ चुके हैं और पोलिनोमियल फंक्शन पढ़ चुके हैं, अब फोर्थ की बारी है क्वाड्रेटिक फंक्शन। एक बार आप पढ़िए, मैं एक बार पानी पी लेता हूं। सॉरी, वाओ
पानी ही नहीं है। सो देखो अब आगे नेक्स्ट है हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन। और क्वाड्रेटिक फंक्शन मतलब एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनेगा जिसकी डिग्री 2 होगी, है ना। क्यूबिक में डिग्री 3 होती है, क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 होती है। सो एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पर ए जो है वो नॉन जीरो रहेगा। इतनी बात समझ में आई, ए जो है वो नॉन जीरो रहेगा। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, देखो फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स क्या गिवन है, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। और सर अभी क्या डिस्कस करना है हमें, सबसे पहली बात तो ये होगी कि जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है ना, क्वाड्रेटिक फंक्शन, उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो ये क्वाड्रेटिक रहेगी ही नहीं, क्योंकि ये इसको जीरो बना देगा पूरे को, तो फिर क्वाड्रेटिक रही कहां, ये लीनियर बच जाएगी। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन पे, फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन दे दिया और इस फंक्शन की हमें रेंज बतानी है, तो रेंज क्या होगी। तो भाई इसकी रेंज निकालने का फॉर्मूला होता है सिंपल सा, और वो फॉर्मूला क्या है, देखो माइनस डी बाई 4a टू इंफिनिटी, माइनस डी बाई 4a टू इंफिनिटी। अगर a ग्रेटर, अच्छा चलो पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले ना ये नोट करवा देता हूं ताकि आपको निकालना आ जाए इसकी रेंज, क्वाड्रेटिक फंक्शन की रेंज। तो एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन है। और अगर ये a पॉजिटिव है, मतलब a ग्रेटर देन 0 है, तो इसकी डोमेन तो कुछ कोई भी पोलिनोमियल हो, कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन हो, उसकी डोमेन हमेशा माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी रहेगी, चाहे ऑड डिग्री का हो चाहे इवन डिग्री का हो। तो ये इवन डिग्री का पोलिनोमियल है ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो इसकी डोमेन तो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी फिक्स है, तो क्योंकि इसके अंदर हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, पूरी रियल लाइन पे से कोई भी एक्स पुट कर सकते हैं। ठीक है, बात है मेन रेंज की। रेंज क्या होगी इस पोलिनोमियल फंक्शन की, क्वाड्रेटिक फंक्शन की, तो इसकी रेंज होगी, इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट माइनस डी बाई 4a टू इंफिनिटी, माइनस डी बाई 4a टू इंफिनिटी। और ये जो माइनस डी बाई 4a है, इसमें जो d है ना, वो हम जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं लगाते थे रूट्स फाइंड आउट करने के लिए, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये d की वैल्यू है b स्क्वायर माइनस 4ac, और a की वैल्यू है ये जो कोफिशिएंट है x स्क्वायर का। ठीक है, इसकी रेंज माइनस डी बाई 4a टू इंफिनिटी होगी। एक क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो थी जब a ग्रेटर देन 0, जब a लेस देन 0 हो तो डोमेन तो वही रहेगी माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, और रेंज हो जाएगी माइनस इंफिनिटी की तरफ, मतलब माइनस इंफिनिटी टू माइनस डी बाई 4a। इसका ग्राफ भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा, एट एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a क्या है, और एट एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a क्या है। ये दोनों चीजें मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा। एक बार मुझे इसका ग्राफ खोल लेने दो। सो भाई इसका ग्राफ कहां है, कहां है, कहां है। तो लेट मी ओपन द ग्राफ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो टॉपिक है उसका ये ग्राफ है, बट आपको मैंने बोला भी था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लेना, क्योंकि थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में काम आती है। बाकी पीवाईक्यूज जितना आपको करवाया है उससे सब कवर हो जाएंगे, पीवाईक्यूज सारे सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, जो बच्चा एक्स्ट्रा थोड़ा नंबर लेना चाहता है, दूसरों से आगे बढ़ना चाहता है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेगा। और जिसको ये है कि बस ठीक ठीक हो जाए, वो रहने देना भाई, क्योंकि हमने सिलेबस का अकॉर्डिंग जितना है वो सब बता दिया आपको, और उससे पीवाईक्यूज भी हो रहे हैं। हाँ ये रहा ग्राफ, देखो देखो बिल्कुल सेम डिट्टो यही बात है। देखो अगर मुझे एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी गिवन है और a ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, और अगर a ग्रेटर देन 0 है ना, तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ पैराबोला टाइप बनेगा कुछ ऐसे। ठीक, तो इसका जो मिनिमम पॉइंट होएगा ना, वो एक्स कोऑर्डिनेट होएगा माइनस बी बाई 2a पर, जो मिनिमम इसका पॉइंट होएगा माइनस बी बाई 2a पर। और जो इस
x इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए पुट करेंगे जब इसमें जो y की वैल्यू निकल के आएगी, यानी कि जो एफ एक्स की वैल्यू निकल के आएगी वो होगी माइनस डी बाई फोर ए। ठीक, तो जब हमें रेंज निकालनी होती है तो हम y वाले कोऑर्डिनेट को ही देखते हैं कि y का कोऑर्डिनेट क्या है। तो y का कोऑर्डिनेट है माइनस डी बाई फोर ए, तो इसकी रेंज हो जाएगी माइनस डी बाई फोर ए टू इन्फिनिटी ऊपर की तरफ। ठीक है, और पॉइंट जिस पे ये माइनस डी बाई फोर ए आया वो है x इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए। तो इसकी रेंज क्या होगी, माइनस डी बाई फोर ए टू इन्फिनिटी। आ गई बात समझ में। और जब यही a लेस देन जीरो होगा, यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, और ये a लेस देन जीरो होगा, तो ये ग्राफ देखो इस तरह उलट जाएगा। उलट मतलब जैसे पहले ऊपर की तरफ था इसका ओपनिंग, अब इसकी ओपनिंग डाउनवर्ड हो जाएगी। ठीक है, और x की वैल्यू वही रहेगी, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए, और उस पर ये वैल्यू देगा माइनस डी बाई फोर ए। सो अब इसकी रेंज बताओ क्या होगी। तो इसकी रेंज आप समझ सकते हो ना, माइनस डी बाई, क्योंकि y कोऑर्डिनेट ही रेंज डिसाइड करता है। तो इसका y कोऑर्डिनेट है माइनस डी बाई फोर ए, मतलब ये पॉइंट है माइनस डी बाई फोर ए, तो इससे नीचे नीचे का आएगा सारा। तो इसकी रेंज होगी माइनस डी बाई माइनस इंफिनिटी टू माइनस डी बाई फोर ए, नीचे का माइनस डी इंफिनिटी टू माइनस डी बाई फोर ए। क्लियर। सो माइनस डी बाई फोर ए इस तरफ आएगा, क्योंकि माइनस इंफिनिटी की तरफ हम जा रहे हैं, है ना। तो इसको ऐसे लिखते हैं माइनस इंफिनिटी टू माइनस डी बाई फोर ए, और इसको लिख रहे थे माइनस डी बाई फोर ए ऊपर इंफिनिटी। और डी क्या है समझ गए होगे, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, और ए है ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। सेम यहां पर भी डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो आप इतनी बात समझ गए होगे बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, बस इतनी बात आपको जाननी थी, बस यही चीज। ठीक है, ये मैं नोट्स में भी डाल दूंगा, चिंता मत करना, ये ग्राफ। ओके, आते हैं अपनी दोबारा से क्लास के ऊपर। तो अब आ जाओ इस क्वेश्चन के ऊपर। अब हमने देखा मुझे रेंज निकालनी है इस क्वाड्रेटिक फंक्शन की, और इस क्वाड्रेटिक फंक्शन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है पॉजिटिव, तो इसकी रेंज सिंपल सा फॉर्मूला, अगर पॉजिटिव है तो माइनस डी बाई फोर ए टू इन्फिनिटी, अगर ये नेगेटिव होता तो माइनस इंफिनिटी टू माइनस डी बाई फोर ए, है ना, कितना आसान। तो ये पॉजिटिव है तो इसमें पुट करो, डी कैसे निकलेगा, माइनस जो ये फॉर्मूले वाला माइनस है, और डी कैसे निकलेगा, बी स्क्वायर यानी कि माइनस फोर का स्क्वायर 16 माइनस फोर ए सी अपॉन फोर ए, टू ए नहीं होता, ध्यान रखना, माइनस डी बाई फोर ए होता है। और किस पॉइंट पे होता है, वो है x इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए, दोनों पता होने चाहिए, ये क्वेश्चन पूछता है इनका क्योंकि। ठीक है, सो माइनस डी बाई फोर ए टू इन्फिनिटी, तो ये सोल्व करोगे तो वन आ जाएगा, वन टू इन्फिनिटी, और इधर रहेगा क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। आई होप समझ में आ गया होगा। अब ये वाला क्वेश्चन मुझे दीपिका खत्री सोल्व करके दिखाएंगी, फटाफट करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओ फटाफट क्या होगा। चलो सर एक बार क्वेश्चन देख लेती हूँ। ओके देखो, अ फंक्शन f such that a to r is defined by the equation fx is equal to x square minus 4x plus 5। एक है ना मैम थी जो शायद मैथमेटिक्स की टीचर थी, जो संदीप माहेश्वरी के शो पर भी आई थी, तो मैंने उनकी वीडियो देखी, और पता नहीं वो हर एक क्वेश्चन खत्म होने के बाद, जैसे ही क्वेश्चन खत्म होता, और वो ऐसे बोलती है अपनी वीडियो में बिंगो, तो पता नहीं वो बिंगो का क्या मतलब होता है, बट थोड़ा अच्छा सा लगता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ बिंगो बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए क्वेश्चन खत्म होने के बाद। जैसे हम ऐसे नहीं बोलते क्वेश्चन खत्म करके वेरी गुड, और वो मैम क्या बोलती, क्वेश्चन खत्म करके बिंगो। सो एक बार कमेंट सेक्शन में कंफर्म करना कि बिंगो बोलना चाहिए या नहीं। ओके, अ फंक्शन f such that a to r is defined by the equation fx is equal to x square minus 4x plus 5। मुझे इक्वेशन क्या गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, जहां पर a जो है वो ओपन इंटरवल 1 to 4 है, मतलब जो पॉइंट्स डोमेन में मुझे मिले, डोमेन में रखने के लिए वो सिर्फ एक छोटा सा इंटरवल मिला 1 to 4, ओपन इंटरवल 1 to 4। अब बताओ इस फंक्शन की रेंज क्या होगी। तो जब कभी भी अगर इंटरवल में दे देना कि इंटरवल में बताओ रेंज क्या होगी इस इंटरवल में, तो जब ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। आई बात समझ में। अगर इंटरवल में रेंज पूछ ले तो सर फिर कैसे निकालेंगे, तो जब इंटरवल में रेंज पूछी हो तो ऊपर वाला मेथड नहीं लगाएंगे, फिर क्या क्या कैसे करेंगे सर। देखो, तो सबसे पहले हम करेंगे इसका डेरिवेटिव। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो इसका डेरिवेटिव निकल के आएगा 2x माइनस 4। ठीक है, इसको करेंगे फिर 0 के इक्वल पुट, तो 0 के इक्वल पुट करेंगे तो आ जाएगा ये, और x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू आ गई 2, और मेरा इंटरवल गिवन था 1 to 4। अगर ये x की वैल्यू इस इंटरवल के बीच में लाई करती है तो हम आगे इसको कंसीडर करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ओके सर, तो ये 2 तो इसके बीच में ही लाई कर रहा है ना सर, तो इसको आगे कंसीडर कर लो। बिल्कुल भाई, आगे कंसीडर कर लेंगे, फिर अगर बीच में लाई कर रहा है तो देखो लिखा भी हो, अगर ये इंटरवल में लाई करती है तो आगे लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। ओके,
सो अब x की वैल्यूज मेरे पास क्या क्या हुई, एक तो हुई है 1 और एक हुआ ये जो 2 आया है ये 2 और एक वैल्यू हुई 4। ठीक है, अब इस x की वैल्यूज पे जो मेरा fx मुझे गिवन था क्वाड्रेटिक फंक्शन, उसमें x की वैल्यू 1 पुट करो, वैल्यू आएगी 2 निकल के। इसमें 1 पुट करो जो ये fx गिवन था, और 2 पुट करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, और 4 पुट करने पर क्या वैल्यू आएगी। तो वो वैल्यू हमने लिख ली, एक आई 2, एक आई 5, एक आई 1। तो इनमें जो मैक्सिमम वैल्यू है fx वाली उसको नोट करो, और मिनिमम वैल्यू है उसको नोट करो। और अब हमें देखना है कि देखो 1 की तरफ ओपन इंटरवल था तो इधर ओपन इंटरवल आएगा अगर ये पॉइंट आता होगा तो, और 4 ओपन था तो इसलिए 4 पे ओपन इंटरवल बनेगा, और क्योंकि x की वैल्यू प्रॉपर इक्वल टू 2 थी तो यहाँ पे इक्वालिटी है तो ये क्लोज्ड इंटरवल बनाएगा। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू 1 थी तो 1 की तरफ क्लोज्ड इंटरवल बनेगा, क्लोज्ड, और मैक्सिमम वैल्यू 5 थी, इधर ओपन इंटरवल बनेगा 1 to 5, रेंज होगी इसकी क्लोज्ड 1 to 5। हाँ जी, समझ आ गया। तो ये क्वेश्चन में से हमने दीपिका खत्री को दिया था और दीपिका ने सोल्व तो किया नहीं, सारा हम ही से सोल्व करवा लिया, वेरी बैड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कोई बात नहीं। बट अभी वीडियो को पॉज करो और एक बार ये वाला क्वेश्चन सोल्व करके देखो। वैसे तो हर एक क्वेश्चन सोल्व करके देखना आपने वीडियो को रोक रोक के, ठीक है। मैं जैसे ही पढ़ाता हूं समझाता हूं, फिर उसको खुद सोल्व करके देखा करो। फॉर्मूला आता है तो फॉर्मूले को लिख लिख के देखा करो, फिर आगे बढ़ा करो। एक बार टाइम तो लगेगा बट सॉलिड काम हो जाएगा। फिर नोट से बाद में एक बार रिवाइज कर लिया करो, ऐसे क्लास करनी होती है भाई। ठीक है, लेट एफ एक्स इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। मुझे एफ एक्स क्या गिवन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन है, सच दैट एफ वन इज इक्वल टू एफ माइनस वन। ठीक है, एफ एक्स मुझे क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन है और एफ वन इज इक्वल टू एफ माइनस वन गिवन है, एंड एफ डैश वन इज इक्वल टू 4 गिवन है। तो निकालना क्या है हमें, एफ थ्री माइनस एफ टू निकालना है। तो एफ थ्री माइनस एफ टू कैसे निकालेंगे, देखो, तो लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्योंकि एक जनरल क्वाड्रेटिक फंक्शन बोला था तो मैंने अपनी तरफ से एक क्वाड्रेटिक फंक्शन एज्यूम कर लिया, लेट कर लिया, और वो हम यही एज्यूम करते हैं हर बार, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब मुझे जो गिवन है उसका यूज करो। एफ वन एफ माइनस वन के इक्वल गिवन है तो एफ वन निकालो, एफ वन निकालेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। एफ माइनस वन निकालो, ए माइनस बी प्लस सी आ जाएगा। एफ माइनस वन पुट करेंगे तो दोनों को इक्वल रखो क्योंकि इक्वल है, तो इक्वल पुट कर देंगे इनको, और इक्वल पुट करेंगे तो जो कट रहा है काट दो, तो बचेगा क्या, इधर ले जाओ, बी इज इक्वल टू 0 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ओके। तो सर यहां तक तो आ गया समझ, अब आगे आ जाओ। क्या है, एफ डैश वन इज इक्वल टू 4, क्या एफ डैश वन इज इक्वल टू 4, ये भी गिवन है, तो इसका डेरिवेटिव करो। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर, तो पहले बी 0 पुट कर लिया मैंने क्योंकि मेरी बी की वैल्यू 0 आ चुकी है, तो अब मेरा फंक्शन क्या बन गया, क्वाड्रेटिक फंक्शन ए एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब इसका डेरिवेटिव करो, क्योंकि डेरिवेटिव में जब 1 की वैल्यू पुट करते हैं, एक्स की जगह 1 पुट करेंगे तो 4 वैल्यू देता है, तो पहले एफ डैश एक्स निकाल लिया, 2ax आ गया, एक्स की जगह 1 पुट किया, 1 पुट कर लिया तो 2a आ गया, और इसकी वैल्यू 4 के इक्वल गिवन है तो a की वैल्यू आ जाएगी 2। अब a की जगह, क्योंकि मेरा फंक्शन ये था, a की जगह अब 2 पुट कर दो तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6। ठीक है, अब मेरे को f3 माइनस f2 निकालना, तो f3 माइनस f2, इसमें f3 पुट कर लो आ जाएगा, f2 पुट कर लो आ जाएगा, घटा दो क्योंकि घटाना था, तो 10 आंसर आ जाएगा। जिसको भी समझ में आ गया हो तो एक बार वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक करो। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं अगले वाले टॉपिक की तरफ, और ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखो ये एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इतने प्यारे होते हैं ये फंक्शन कि बस क्या ही बताऊं आपको, ये तो आपको करके ही पता चलेगा इनको। ठीक है, कि कितने प्यारे फंक्शन है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन, तो इनका बेसिक पार्ट हमें जानना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है ना, वो इस तरह से दिखाई देता है आपको, एफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स, और जहां पर ये ए जो है ना ये ग्रेटर देन 1 है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, याद रखना, ऐसे ऊपर की तरफ इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा अगर ये ए ग्रेटर देन 1 है तो। ठीक है, तो इसका ग्राफ बनेगा इस तरह से इंक्रीजिंग। अब सर ए ग्रेटर देन 1 यानी कि 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 6 कुछ भी हो सकता है ना। ओके, सो सर एग्जांपल है इसके एक्सपोनेंशियल फंक्शन के 2 की पावर x, 3 की पावर x, 5 की पावर x, 10 की पावर x, e की पावर x। सर ये e की पावर x तो देखा देखा लग रहा है, तो ये e की पावर x भाई, जो ये e की पावर x है, यहां पर e की वैल्यू स्ट्रिक्टली इक्वल, नियरली इक्वल, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.7 होती है। ठीक, इतनी बात को ध्यान रखना, एक्सपोनेंशियल e की वैल्यू नियरली इक्वल टू 2.7 होती है, तो हमें तो ग्रेटर देन 1 चाहिए, तो e की पावर x का ग्राफ भी कैसा बनेगा, इसी तरह से इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, इस तरह से इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। इतनी बात समझ में आई। अब बोले कोई कॉन्टिन्यूअस होगा, कहीं से भी ग्राफ टूटा हुआ नहीं है, एक लाइन में सिमेट्री में चलता हो जा रहा ऊपर की तरफ।
लाइन में कह रहा हूं, एक प्रॉपर कर्व में चलता हुआ जा रहा है और इंक्रीज होता जा रहा है ऊपर की तरफ, है ना। सो e की पावर x का ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है, तो e की पावर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। इज इट क्लियर? यहां तक समझ आया? और क्योंकि इसकी वैल्यू e की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो इसलिए इसका ग्राफ इंक्रीजिंग बनेगा। ठीक है, अब इसी कड़ी में हम अगर a ग्रेटर देन 1 है, ये डिस्कस कर लिया। अगर a 0 से 1 के बीच में है, जैसे 1/2 है, a की वैल्यू 1/3 है, a की वैल्यू 1/4 है, अगर a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, तो इस केस में एक्सपोनेंशियल का ग्राफ बनेगा डिक्रीजिंग, नीचे की तरफ, और इसकी शेप होगी, ये ध्यान रख लेना शेप। ठीक है, तो जैसे 1/2 की पावर x है, तो उसको मैं 2 की पावर -x भी तो लिख सकता हूं। जैसे 1/3 की पावर x है, तो उसको मैं 3 की पावर -x भी तो लिख सकता हूं। तो उसको वो 1/2 की पावर x लिखे या 2 की पावर -x लिखे, वो एक ही बात है, उसका ग्राफ डिक्रीजिंग ही बनेगा, इस तरह से ही बनेगा। तो 2 की पावर -x हुआ, 3 की पावर -x हुआ, 5 की पावर -x हुआ, 10 की पावर -x हुआ, e की पावर -x हुआ, उसका ग्राफ यही बनेगा। अच्छा, अब बात आती है डोमेन और रेंज की। ये जो ग्राफ है ना, ये 0 मतलब इस एक्स एक्सिस को कहीं पर भी टच नहीं करेगा, ऊपर ही रहेगा इससे। ऐसे ही जब ये डिक्रीजिंग आएगा तो भी इस एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, इसको अप्रोच करेगा। तो इसकी डोमेन होगी, डोमेन में तो हम एक्स की जगह कुछ भी पुट कर सकते हैं, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, डोमेन होगी -∞ to ∞, इधर भी और इधर भी। रेंज की बात आती है, क्योंकि इसमें 0 इंक्लूडेड नहीं है, उसके ऊपर के हर एक पॉइंट इंक्लूडेड है ना। देखो इसका ग्राफ ऊपर ऊपर है, पूरा इसके ऊपर ऊपर है, इस 0 से ऊपर ऊपर बना हुआ है इसका ग्राफ, तो इसलिए इसकी रेंज होगी ओपन 0 to ∞, ओपन 0 to ∞। और ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, और ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। और a की पावर x हमेशा ग्रेटर देन 0, a की पावर x, क्योंकि देखो इसकी वैल्यू जो है इस 0 से ऊपर ऊपर आ रही है सारी y की वैल्यूज, है ना। तो सारा, तो ये ग्राफ जो होगा ऑलवेज a की पावर x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, नेवर इक्वल टू 0 भी नहीं होता, ना नेगेटिव होगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर। मतलब इसके अंदर कोई भी नेगेटिव पुट करो या पॉजिटिव पुट करो, हमेशा ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही देगा। तभी तो इसकी रेंज बोलते हैं, रेंज वही तो वैल्यू होती है जो निकल के आती है फंक्शन में से। तो इसकी वैल्यू ओपन 0 to ∞ आती है, मतलब ये a की पावर x हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा फॉर ऑल x बिलोंग टू r। इज इट क्लियर? ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है फॉर ऑल x बिलोंग टू r। ध्यान रखनी है ये बात कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि इसका ग्राफ देखो कहीं पर भी ब्रेक नहीं है ग्राफ में, और डिफरेंशिएबल भी होता है, इसको हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं। जब कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ये सारी चीज करेंगे तो सारी चीजों का आपको पता चल जाएगा, देखना एकदम A1 क्लियर हो जाएगा। फंक्शन के बाद हम करेंगे लिमिट, फिर कॉन्टिन्यूटी, फिर डिफरेंशिएबिलिटी, प्रॉपर एकदम। सो सर आपने इस तरफ वाला तो बता दिया, अब ये माइनस वालों का भी हिसाब किताब कर दो। ठीक है भाई, देखो 2 की पावर -x है ना, तो इसको चाहे 2 की पावर -x लिखाओ या 1/2 की पावर x लिखाओ, एक ही बात है, क्योंकि वो पावर ऊपर जाके नेगेटिव हो जाती है। ठीक, तो उसका ग्राफ वही डिक्रीजिंग ही बनेगा। और डोमेन, इसके डोमेन में भी हम x की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, x की जगह 1 पुट कर लो, 2 3 4 -1 -2 कुछ भी पुट कर लो, सबके लिए फंक्शन डिफाइंड है, तो डोमेन होगा -∞ to ∞। अब रेंज होती है जो y पे हमें दिखाई देता है, तो देखो ये ग्राफ जो है इस 0 से ऊपर ऊपर रह रहा है, तो इसका मतलब इसकी रेंज होगी वही ओपन 0 to ∞। मतलब ये वाला ग्राफ भी, ये वाले फंक्शंस भी हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, चाहे इनके अंदर x की कोई भी वैल्यू डालो। ठीक, भले ही ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो, बट a की पावर -x भी हमेशा ग्रेटर देन 0 रहता है। सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंक्रीजिंग वाला हो या डिक्रीजिंग वाला हो, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अगर ये a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, अगर a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, बट होगा हमेशा ग्रेटर देन 0, 0 से नीचे नहीं जाएगा। डिक्रीजिंग है जब भी 0 से नीचे नहीं जाएगा, इंक्रीजिंग है जब भी 0 से नीचे नहीं जाएगा। आगे बात समझ में? और कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल ये भी है और ये भी है फॉर ऑल x बिलोंग टू r। कॉन्टिन्यूअस का मतलब इसका भी ग्राफ कहीं नहीं टूटता और इसका भी ग्राफ कहीं नहीं टूटता, ठीक, कॉन्टिन्यूअस है। तो कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों ग्राफ है फॉर ऑल x बिलोंग टू r। आगे बात समझ में? अब एक चीज और मैं आपको सिखाना चाहता हूं, गिवन है मुझे fx नहीं, गिवन है x इज इक्वल टू e की पावर x, गिवन है x इज इक्वल टू e की पावर x, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे। तो ये इसका ग्राफ आपको थोड़ा सा दिमाग में फिट कर लेना, ज्यादा डीप में घुसने की जरूरत नहीं है। इसको y के इक्वल पुट कर लो इन दोनों को, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, तो अगर y बराबर में x है तो y बराबर e की पावर x भी होगा, और y बराबर x का ग्राफ होता है ये सिंपल लाइन, और y बराबर e की पावर x का ग्राफ होता है, अभी अभी करके आए ये। और ये दोनों ग्राफ आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करते, तो इसलिए इस क्वेश्चन का नो सॉल्यूशन आंसर आता है। और ये फिक्स क्वेश्चन है, केवीएस, एनवीएस, एमआरएस, डीएसएसबी,
हर एक पेपर में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, और कुछ नहीं करना होता, फ्री का नंबर होता, नो सॉल्यूशन पे मारना है। और क्यों? क्योंकि इसकी इनका ग्राफ का इंटरसेक्ट नहीं करता, ज्यादा डीप में नहीं घुसना, बस ग्राफ इमेज दिमाग में सेट कर लो, बस बात खत्म। क्योंकि ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करता ना, ये ग्राफ तो सॉल्यूशन कहां से मिलेगा इनका, समझ में आ गई? तो नो सॉल्यूशन है। अब आगे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 10 की पावर एक्स। अब एक बात आपको यहां देखकर नजर आ रही होगी कि सर ए की वैल्यू यहां पर ग्रेटर देन 1 है, तो मतलब ये वाला एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये इंक्रीजिंग होगा, इसकी डोमेन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी होगी, रेंज 0 टू इंफिनिटी होगी, और ये 10 की पावर एक्स हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, और कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं, है ना। तो अब ये तीन स्टेटमेंट दे दी और बताना पहली ठीक है, दूसरी ठीक है, तीसरी ठीक है, तीनों ठीक है या दो ठीक है। तो देखो इट्स डोमेन इज माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, बिल्कुल ठीक बात, क्योंकि डोमेन इसकी माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी होती है ना शगुन? क्या बताया अभी माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी होती है सर, ठीक है। पीयूष मिश्रा, इट इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, यस सर अभी बताया था कॉन्टिन्यूस फंक्शन, तो कॉन्टिन्यूस होगा। विहान मुझे ये बात बताएंगे डिफरेंशिएबल होगा एक्स इज इक्वल टू 0 पे? सर कितनी आसान बात पूछ रहे हो, आपने ये कहा है कि पूरे x बिलोंग टू r पे, फॉर ऑल x बिलोंग टू r ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो 0 क्या रियल लाइन से अलग है, तो 0 पे भी डिफरेंशिएबल होगा। सो ऑल 1 2 3 ऑल आर करेक्ट। आ गई बात समझ में? कितना आसान क्वेश्चन था, जिसको ये थ्योरी अच्छे से समझ आ गई होगी उसके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम धीरे धीरे। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 3 की पावर एक्स, मुझे फंक्शन गिवन है और इसका डोमेन बताना है। तो कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो उसका डोमेन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी रहता है, ये बात हम ग्राफ में क्लियर करके आ चुके हैं, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर हम एक्स की कोई भी रियल वैल्यू पुट कर सकते हैं, उसके लिए ये फंक्शन डिफाइंड है ना। ग्राफ में 3 की पावर एक्स, यहाँ पे कोई भी एक्स की वैल्यू पुट कर सकते हैं हम, एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आएगी, समझ रहे हो? जैसे एक्स की वैल्यू ये पुट करी तो इसके लिए वाई की वैल्यू ये निकल के आएगी, एक्स की वैल्यू ये पुट करी तो वाई की वैल्यू ये निकल के आएगी, एक्स की वैल्यू ये पुट करी तो वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू ये पुट करी तो वाई की वैल्यू ये निकल के आएगी, एक्स की वैल्यू ये पुट करी तो वाई की वैल्यू ये निकल के आएगी, एक्स की वैल्यू ये पुट करी तो वाई की वैल्यू ये निकल के आएगी। मतलब एक्स की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं हम पूरी रियल लाइन पे। तो डोमेन इसका भी माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी था और इसका भी, तो डोमेन ही पूछ रहा था, ये क्वेश्चन भी हो गया। अब नेक्स्ट आ जाइए, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 3 की पावर 1 प्लस एक्स देन एफ एक्स डॉट एफ वाई डॉट एफ जेड इज इक्वल टू, तो कुछ नहीं करना, एफ एक्स है तो 3 की पावर 1 प्लस एक्स, एफ वाई है तो एक्स की जगह वाई पुट करो 3 की पावर 1 प्लस वाई, एफ जेड है तो 3 की पावर 1 प्लस जेड, बेस सेम पावर ऐड, तो बेस सेम मैंने पावर ऐड कर दी, ठीक है। अब क्योंकि मेरा जो फंक्शन है यहां पर ये पूछा गया है कि जो इनको गुणा करके आएगा वो एफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड आएगा या एफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, मतलब एफ की फॉर्म में बताना है, और मेरा जो एफ है वो 3 की पावर 1 प्लस समथिंग है, तो इसको मैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 3 ना लिख करके 1 अलग से और एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2 अलग से लिख लेता हूं, क्योंकि मुझे फंक्शन इस तरह का ही बनाना है, तभी तो मुझे ये पता चलेगा इनमें से कौन आएगा। तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, जैसे एफ एक्स था तो 3 की पावर 1 प्लस एक्स है, तो अब की बार 3 की पावर 1 प्लस ये है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या बनेगी, एफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2। आगे बात समझ में? तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू ई की पावर x एंड y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स। तो एक्सपोनेंशियल ई की पावर x, ई ग्रेटर ई जो है ग्रेटर देन 1 होता है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन बनेगा, इंक्रीजिंग ग्राफ, और ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ ऐसे डिक्रीजिंग बनेगा। अब ये कह रहा है कि x इज इक्वल टू माइनस लॉग 2, तो x इज इक्वल टू माइनस लॉग 2 ये आ गया, x इज इक्वल टू लॉग 2, x इज इक्वल टू लॉग 2 की लाइन ये बनेगी, ठीक है। अब देखो क्योंकि ये x इज इक्वल टू लॉग 2 और x इज इक्वल टू माइनस लॉग 2 है, तो अगर हम ये वाला एरिया निकाल दें, एरिया बाउंडेड निकालना है, ये वाला एरिया निकाल दें और उसका डबल कर देंगे तो ये वाला अपने आप ही आ जाएगा। तो एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया अंडर द कर्व वाला जो 12th में था, बहुत आसान, कुछ नहीं है, बस डरना बिल्कुल नहीं है।
एरिया, भले ही आपको ना आता हो, याद भी ना हो, तो भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्योंकि ट्वाइस हमें करना तो पहले ट्वाइस कर लिया। अब देखो, अब मेरे को ये एरिया निकालना है ना, तो मैं अपर कर्व कौन सी है इसकी, ऐसे लाइन ड्रॉ कर लूंगा इसमें। तो ये लाइन जो ऊपर टच करी है वो ऊपर लिमिट बनेगी, लोअर वाली लोअर लिमिट बनेगी। सो यहां से अपर लिमिट क्या बनेगी, देखो x की वैल्यू पुट करनी है, और हमें क्योंकि dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे ना, तो इस इक्वेशन की जो इक्वेशन है इस लाइन की, इस कर्व की, उसकी x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू दोनों तरफ लोग लो, तो दोनों तरफ लोग लोगे तो इधर से लोग से एक्सपोनेंशियल कट जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी log y, तो अपर लिमिट बनेगी log y ln एक मिनट रुकना भाई, क्या है इसमें, देखो क्या है, दोबारा समझो। वो जो मैंने आपको बता दिया वो डबल इंटीग्रल वाला बता दिया कॉन्सेप्ट थोड़ा सा, ठीक है, कोई बात नहीं, एक आधी बार गलती हो जाती है, दोबारा से समझो। क्योंकि वो दिमाग में जब इंटीग्रल कैलकुलस करवा के आए ना, तो वो डबल इंटीग्रल वाली मैंने लिमिट निकालनी बता दी, बाकी हो तो उससे भी जाएगा, बट यहाँ पर हम सिंगल इंटीग्रल का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि हमें अब वो लिमिट जो निकलती ना वो y की निकलती है, ऐसे डबल इंटीग्रल से अगर मैं करता तो एरिया, है ना, लेकिन हम डबल इंटीग्रल से नहीं कर रहे, हम इसको सिंगल इंटीग्रल से करना चाह रहे हैं। तो सिंगल इंटीग्रल में क्योंकि मुझे x के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है, तो x किस किस के बीच में है बताओ, x बीच में है सर 0 से 2 के बीच में, 0 से log 2 के बीच में, है ना, तो लिमिट लगाई 0 से log 2 के बीच में। अब देखो, अब यहां बीच में क्या आएगा, ये फंक्शन क्या बनेगा, जो अपर कर्व है, अपर कर्व वो लिखी जाएगी y इज इक्वल टू ई की पावर x, और लोअर कर्व जो है वो y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस x है। तो यहां पर अपर माइनस लोअर कर्व कर दो, ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस x, और dx के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन करोगे लिमिट पुट करोगे तो 1 स्क्वायर यूनिट आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में, एरिया अंडर द कर्व लगाया सिंपल 12th वाला, कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान है। x जैसे 0 से log 2 के बीच में था, क्योंकि मुझे x के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो लिमिट लगेगी 0 टू log 2, ठीक है। अब फंक्शन कैसे बनाएंगे, जो अपर वाली कर्व है y की वैल्यू e की पावर x है, और यहाँ पर y की वैल्यू लोअर की e की पावर माइनस x है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट बोल रहा हूं सॉरी, जो अपर वाली कर्व है उसमें से लोअर वाली कर्व की इक्वेशन जो है उनको माइनस करके ऐसे फंक्शन बनता है सिंगल इंटीग्रल में, जब एरिया अंडर द कर्व हम निकालते हैं, ठीक है। क्योंकि खाली e की पावर x के नीचे एरिया अंडर द कर्व 0 से log 2 के बीच में पूरा नीचे तक का आ जाएगा, ठीक है। और जब हम इसके एरिया अंडर द कर्व करेंगे तो इसके नीचे तक का आ जाएगा, बट मुझे तो इसके बीच का एरिया चाहिए ना, तो इसके नीचे जो पूरा एरिया आ रहा था उसमें से इसके नीचे वाला एरिया घटा देंगे, तो इसलिए e की पावर x वाली को e की पावर माइनस x वाले में से घटा दिया, तो इसका मतलब ये बीच बीच का एरिया बच गया। तो यही तो एरिया अंडर द कर्व होता था जो हम करते थे, और विद रिस्पेक्ट टू dx इसको इंटीग्रेट कर दिया, लिमिट पुट कर दी, 1 स्क्वायर यूनिट आंसर आ जाएगा। जी सर समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखो भाई, कई क्वेश्चन तो होते हैं जो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ सोल्व हो जाते हैं, बट एक आधा क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है बीच में जो मतलब थोड़ा सा मतलब ट्रिकी होता है, थोड़ा सा ट्रिकी, जिसकी छोटी सी ट्रिक आपको याद करनी पड़ती है, ठीक है। तो कुछ नहीं, और इंपॉर्टेंट होता तो वो करना भी जरूरी है। तो एक आधा ही क्वेश्चन ऐसा होगा बीच में जिनकी छोटी मोटी आपको ट्रिक थोड़ी दिमाग में ध्यान रखनी पड़ेगी भाई, वो आपकी आसानी के लिए होती है, नहीं तो फिर वो लॉन्ग मेथड अपनाओ पूरा सोल्व करो, ठीक है। और छोटी सी आप जो उसकी ट्रिक यूज हो रही है उसको याद कर लोगे तो उससे आपका काम आसान हो जाता है, ठीक है। बस करना कुछ नहीं है, जब 2-3 बार 4 बार रिवाइज कर लोगे तो सब कुछ अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं हम। देखो, हाउ मेनी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन आर पॉसिबल। हमें एक इक्वेशन गिवन है, उसके कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है, हाउ मेनी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस आर पॉसिबल, e की पावर sin x इज इक्वल टू e की पावर माइनस sin x प्लस 2। ये इक्वेशन मुझे गिवन है और इसका ये बताना है कि इसके कितने सॉल्यूशन पॉसिबल हैं। और जो सॉल्यूशन होते हैं ना, वो ध्यान रखना, सॉल्यूशन x की वैल्यूज होती हैं, x की वैल्यूज, और किसके बीच में लेनी है, x की वैल्यू 0 टू 2 पाई के बीच में लेनी है बस, ठीक है। जैसे एक चक्कर काटना बस पूरा 2 पाई तक का पूरा सर्कल घुमाना बस, ठीक है। यहां से चलेंगे और पूरा सर्कल घूमेगा एक ही बार, उससे आगे नहीं जाना, 3 पाई 4 पाई 5 पाई ऐसे नहीं जाना, बस 0 से 2 पाई के बीच में डिस्कस करना है। तो यहां हमने क्या किया, e की पावर sin x था ना, इस e की पावर sin x को t लेट कर लिया, तो e की पावर माइनस sin x क्या हो जाएगा 1/t, इसमें पुट कर दो इस इक्वेशन में। सो t इज इक्वल टू 1/t प्लस 2, सोल्व किया तो इधर ले गए, एलसीएम लिया, एलसीएम लेके ये इक्वेशन आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट्स निकाल दिए, तो इसके रूट्स क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे तो इसके रूट्स आ जाएंगे t इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 2 और 1 माइनस रूट 2, ठीक है। और 1 रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414,
बट हम 1.4 ही ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए, और उसमें 1 ऐड करना है, और यहां पर भी 1 माइनस रूट 2 है तो 1 माइनस 1.4 ले लिया मैंने। इतनी बात समझ में आई? तो ये t की वैल्यू आई है, t की वैल्यू, तो t की वैल्यू एक तो आ गई 2.4 और एक t की वैल्यू निकल गया ये माइनस 0.4। आगे बात समझ में? बट t तो सर आपने e की पावर साइन x के बराबर लिया था, तो ये 2.4 e की पावर साइन x की वैल्यू आएगी, ठीक है। और e की पावर साइन x की वैल्यू कितनी आ गई? 2.4। अब क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो e की पावर साइन x की वैल्यू नेगेटिव कभी नहीं हो सकती, क्योंकि एक्सपोनेंशियल इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, ये वैल्यू नहीं होगी मेरी, ठीक है, केवल इसको लेके चलेंगे, ठीक। अब ये आप कहोगे कि 2.4 आ गया बस इतना ही, नहीं भाई, सॉल्यूशन के लिए x की वैल्यू निकालनी पड़ती है, ठीक है। तो हमें पता है जो साइन x होता है वो -1 से 1 के बीच में होता है, ठीक है, और 1 और -1 इंक्लूडेड होते हैं इसकी रेंज में, साइन x की रेंज में, पता है ना, साइन x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में आती है, तो ठीक है सर। अब क्योंकि मुझे एक्सपोनेंशियल की पावर साइन x चाहिए, तो इनके सब के नीचे एक्सपोनेंशियल लगा दो, तो ये हो जाएगा e की पावर साइन x, ये हो जाएगा e की पावर 1 और ये हो जाएगा e की पावर -1, तो उसको मैं 1/e लिख सकता हूं, ठीक है। और क्योंकि e की पावर e की वैल्यू 2.7 के लगभग होती है, तो 1/2.7, इसको जब सोल्व करोगे तो 0.37 के लगभग आएगी वैल्यू, और इसकी वैल्यू आएगी e की वैल्यू 2.7, तो e की पावर साइन x की वैल्यू किस किस के बीच में आ गई? 0.37 से लेकर 0.27 के बीच में वैल्यू आ गई। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? e की पावर साइन x की वैल्यू 0.37 से 0.37 से 2.7 के बीच में आ गई वैल्यू, ठीक। जो भी मेरा सॉल्यूशन आएगा इसका मतलब कि e की पावर साइन x की वैल्यू 0.37 से 2.7 के बीच में होगी। इतनी बात समझ में आई या नहीं? बट सर अभी भी हमें सॉल्यूशन कहां मिला? x की वैल्यू चाहिए ना मेरे को, तो चलो देखते हैं फिर भाई। सो एक बात बताओ, सॉल्यूशन के लिए ना x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और साइन x की वैल्यू जो कुछ भी हो, साइन x की वैल्यू कुछ भी हो, ठीक है, के एक तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, एक नेगेटिव वैल्यू देगा। मतलब देखो कि साइन x दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक सेकंड क्वाड्रेंट में। ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल पॉजिटिव, यहां पर ऑल स्कूल साइन कोसेक पॉजिटिव, टू टेन कोट पॉजिटिव, कॉलेज कोसिकेंट कोस और सेक पॉजिटिव इस क्वाड्रेंट में। तो दो क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, तो कोई भी वैल्यू आएगी तो उसकी दो वैल्यूज आएंगी, समझ रहे हो? तो उसकी एक तो अगर मान लो साइन x इज इक्वल टू के है, तो उसकी एक तो के की जो है पॉजिटिव वैल्यू आएगी। कैसे बताऊं आपको, जो जैसे साइन x इज इक्वल टू के है, तो एक बार थ्योरी रीड कर लेते हैं फिर समझ आता हूं। सो फॉर टू वैल्यूज ऑफ x दिस इज पॉसिबल, मतलब x के दो एंगल ऐसे होंगे जिनके लिए k की वैल्यू पॉसिबल होगी। पॉजिटिव नेगेटिव को भी छोड़ दो, जैसे देखो साइन 30 भी 1/2 होता है, और साइन पाई माइनस 30 भी 1/2 होता है ना, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही तो होता है। तो साइन 180 में से 30 गए, कितना बचा? 150। तो साइन 150 की वैल्यू भी 1/2 है, और साइन 30 की वैल्यू भी 1/2 है। तो ऐसे x दो वैल्यू मिलेंगी x की जिनके लिए k वैल्यू आएगी। अब आया समझ में? सो फॉर टू वैल्यूज ऑफ k दिस इज पॉसिबल। अब हमें नहीं पता कौन सी होंगी दो वैल्यूज, ठीक है। तो पॉजिटिव हुआ, k की वैल्यू पॉजिटिव हुई, उसके लिए भी दो वैल्यूज। हाँ अब हो गया क्लियर भाई। देखो अगर ये k पॉजिटिव हुआ ना तो भी दो वैल्यूज होंगी, अगर नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव में भी तो साइन दो क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहता है, तो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो k दो वैल्यू आएंगी पक्का। सो इसके टू सॉल्यूशंस होंगे, क्योंकि मेरा जो साइन x है वो मेरी रेंज में आ गया। देखो साइन x किसके बीच में आ गया? 0.e की पावर साइन x की रेंज आ गई 0.37 से 2.7, और मेरा e की पावर साइन x 2.4 है, तो इनके बीच में ही तो है, 0.37 और 2.7 के बीच में ही तो है, ठीक है। तो इसकी रेंज के बीच में आना चाहिए था, क्योंकि साइन x हमने -1 to 1 लिया था, तो e की पावर साइन x और इस तरफ b लगाओ इस तरफ b लगाओ, तो ये हो गया था। तो e की वैल्यू 2.7 पुट करी, तो पॉइंट हटाओगे तो 10 ऊपर चला जाएगा, सोल्व करोगे 0.37 आएगा, और यहाँ पे e की वैल्यू पुट करोगे 2.7। तो ये चेक करना e की पावर साइन x की वैल्यू 2.4 थी, क्या वो इनके बीच में है? इनके बीच में तो मतलब इंटरवल के अंदर है, नहीं तो नो सॉल्यूशन हो जाता, ठीक है। अब क्योंकि इसके बीच में है वैल्यू e की पावर साइन x की, ठीक है, 2.4। तो अब आगे क्या बात निकल के आई कि x की, क्योंकि साइन x है इसमें, तो दो वैल्यूज के लिए वो बात ट्रू होगी, क्योंकि साइन x दो क्वाड्रेंट में दो क्वाड्रेंट में साइन x पॉजिटिव रहता है। पॉजिटिव वैल्यू आएगी जब भी दो सॉल्यूशन होंगे, और नेगेटिव वैल्यू आएगी जब भी दो सॉल्यूशन होंगे।
तो सिंपली हम निकालने नहीं जाएंगे, क्योंकि वो हमसे ये नहीं पूछ रहा कि सॉल्यूशन क्या होगा, वो हमसे ये पूछ रहा कितने सॉल्यूशन होंगे, तो 2 सॉल्यूशन होंगे। आगे बात समझ में, इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैं दे चुका हूं। अब भाई पूरे 1 घंटे की क्लास के लगभग हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोगरिथमिक फंक्शन शुरू करेंगे। एक बार ये जो फंक्शन का बेस है ना, इनकी डोमेन रेंज, इनमें टाइम लगेगा भाई। देखो इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, बट ये आपका इतना पक्का काम हो जाएगा कि लीनियर अलजेब्रा और जो रियल एनालिसिस जो भी करेंगे हम, हर एक में फंक्शन टॉपिक आपको इतना, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, जो कुछ भी करेंगे हर एक में काम आएगा ये, और इतना आसान बना देगा मैथमेटिक्स को। तो कोई भी इस फंक्शन टॉपिक को हल्के में ना ले। जितना मैं करवा रहा हूं उससे 3 बार आप पढ़ो। नहीं समझ में आ रहा, दोबारा वीडियो देखो, कमेंट करो अगर नहीं समझ, कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो। डाउट ग्रुप बना दिया गया, डाउट ग्रुप में पूछो। जो भी मेरा साथी अगर अभी भी पेड बैच में एनरोल होना चाहता है, देखो टाइम की वैल्यू समझ लो। एक दिन के सिर्फ यार 34 रुपए हैं, सिर्फ 34 रुपए से भी कम एक दिन के, जिसमें मैं आपको हैंड रिटन पीडीएफ दूंगा, हैंड रिटन पीडीएफ, पीवाईक्यू, हैंड रिटन नोट्स दूंगा, और उस यूनिट के पीवाईक्यू पीडीएफ दूंगा सारी, ढूंढ ढूंढ के 2014 से लेकर नंबर थ्योरी के जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं आज तक 2025 तक, सारे मैं आपको ढूंढ ढूंढ के दे रहा हूं। प्रॉपर क्लास ले रहा हूं, डाउट्स ले रहा हूं डाउट ग्रुप में। ठीक है, डाउट ग्रुप ऐसा बना दिया, उसमें 2 बच्चों के डाउट मैं ले लेता हूं, फिर उनको बोल देता हूं कि भाई अब तुम्हें सोल्व करने हैं डाउट ग्रुप में, कोई भी डाउट आएगा तो। ठीक है, और बच्चे उनसे अलग भी जिनको आता है वो भी सोल्व करते हैं, तो डाउट सपोर्ट आपको मिल गया और गाइडेंस आपको मिल गई। प्रॉपर 10 दिन में, हर 10 दिन में मैं बच्चों से रिपोर्ट लेता हूं कि समझ में आ रहा है या नहीं। सिर्फ 34 रुपए में भाई, जिसको आप बार बार महंगा बोल रहे हो, तो समझ लो बात को, आपका टाइम बच जाएगा, नोट्स बनाने में ही रह जाओगे, नहीं तो इतना बड़ा सिलेबस है ये। ठीक है, मैंने मेहनत कर लिया, मैंने टाइम इन्वेस्ट कर लिया, अब आप क्यों खराब कर रहे हो टाइम को? तो रिक्वेस्ट है आपसे, समझ जाओ, नहीं तो कुछ हाथ नहीं लगेगा, एकदम से पेपर आएगा। अक्टूबर में पेपर आ गया तो क्या करोगे? 8 महीने में, 7 महीने में सिलेबस कंप्लीट होगा यूट्यूब पर अगर करवाया तो जिसको मेरी बात समझ आ जाए वो डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर मैं दे दूंगा, उस पर व्हाट्सएप कर लेना। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।